नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। नितिन गडकरी ने तो कमाल कर दिया। सीधा सीधा मोदी जी को विश्वकन्या कह दिया। मोदी जी मतलब सरकार। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वकन्या होती है, इसके पास जाना नहीं चाहिए। जो उसके पास जाता है डुबो देती है। सब्सिडी पे निशाना साधा। सब्सिडी मिल जाए मतलब भगवान मालिक। तो क्या इनडायरेक्ट निशाना साधते हुए गडकरी ने कह दिया कि ये जो 15 लाख रुपए वाली बात थी, ये जो हर घर को छत मिलने वाली बात थी, जो किसानों की दोगुनी आय हो जाने वाली बात थी, जो 2 करोड़ नौकरी वाली बात थी, वो विश्वकन्या ने कही थी। मतलब गडकरी ने आज बम फोड़ दिया। खेल क्या है गडकरी का, क्यों कहा, इसकी बात करनी है तो सीधे हमें नागपुर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये गडकरी ने बयान भी नागपुर में दिया है। तो चलेंगे राजीव रंजन जी, जो नागपुर में हैं, जबरदस्त पत्रकार हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में काम करते हैं और हमारे साथ बढ़िया बेबाक बातचीत करते हैं। उनके पास चलते हैं। उससे पहले आप सबका शुक्रिया। हजारों लोगों ने ट्वीट किया संजय शर्मा 4 PM हैशटैग करके। ट्विटर पे ट्रेंड करने लगा 4 PM। मुझे उम्मीद नहीं थी। लोग, हमारा आंकड़े आए थे, हम लगातार 8-9 महीनों से देश में नंबर 1 हैं, इस महीने में ही रहे और लोगों ने फिर उसके जबरदस्त समर्थन दिया। मैं सबका हाथ जोड़ के विनम्रता से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जो मुझ पे भरोसा जता रहे हैं उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। आपके साथ ये चैनल हमेशा खड़ा रहेगा, सरकार की आंख में आंख डाल के बात करता रहेगा, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। चलते हैं राजीव जी से और पूछते हैं कि गडकरी का ये दिल इलू इलू क्यों कर रहा है। मोदी जी से क्या पहले ही तलाक की नौबत आ गई है? चलते हैं राजीव जी से ये सवाल पूछते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका राजीव भाई। इससे ज्यादा और क्या भयंकर चीज हो सकती है कि नितिन गडकरी ने तो बाकायदा आज ऐलान कर दिया, ऐलान जंग कहते हैं ना, ऐलान जंग कर दिया। कह दिया कि सरकार के भरोसे मत रहिए भैया, सरकार कुछ नहीं देने देने वाली है, सरकार विश कन्या है। ये मतलब इतना तीखा हमला तो शायद नितिन गडकरी ने अभी तक नहीं कहा होगा। सरकार विश कन्या है मतलब क्या, फिर मोदी जी क्या हो गए, विश्व देवता हो गए, विश्व गुरु हो गए? विश्व कन्या सरकार है तो मुझे नहीं पता फिर उस विश्व कन्या के मुखिए को क्या कहेंगे, कौन सा शब्द देंगे। लेकिन गडकरी जी को हो क्या गया? उनको लग रहा है कि अब मोदी जी इतनी कमजोर हालत में आ गए हैं। नागपुर में ही कहा, आप जहां नागपुर बैठे हैं उसी नागपुर में कहा कि सरकार विश कन्या इसके भरोसे मत रखिए। अपने बेटे को उदाहरण दे रहे हैं कि सब्सिडी के मामले में। और ये तब कह रहे हैं जब कन्या योजना एक ला रहे हैं, वो आज लाडली बहना योजना लॉन्च कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और ऐसे प्रचारित कर रही है बीजेपी जैसे लाडली बहन योजना आ गई और पूरी क्रांति हो गई, बम बम हो गया। कल ही गाय गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। लोग को ट्वीट कर रहे हैं कि फिर बैल क्या राष्ट्रपिता हो गया, या फिर आप धीरे धीरे पार्लियामेंट में लाकर राजमाता घोषित कर दो, मजाक उड़ा रहे लोग। और आज गडकरी ने बम फोड़ दिया। ये गडकरी चाह क्या रहे हैं भैया राजीव भाई? मतलब ये तो उनको क्रांति कर रहे हैं। देखिए, गडकरी साहब तो बहुत पहले से ही जो है उनको ये एक फिलर पार्टी के ही अंदर से काफी लोगों ने दिया है कि आप एक वायबल ऑल्टरनेटिव हो नरेंद्र मोदी के। और आपकी चुप्पी और खामोशी जो है वो नरेंद्र मोदी को बल देती है, बल प्रदान करती है। तो आप जरा वोकल होइए ताकि एक ऑल्टरनेटिव, जो जिन भी लोगों के अंदर में जरा भी नरेंद्र मोदी से नाराजगी है, कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए उनको, कहाँ अपनी नाराजगी दिखाएंगे। तो आप जो है वो थोड़ा वोकल होइए ताकि लोगों को पता चले कि भाई इस पार्टी के अंदर में सिर्फ एक आदमी की आवाज नहीं चलती है। गडकरी साहब ने 2014 के पहले कई बार, बहुत बार ये बात कही थी कि भाजपा एकमेव ऐसी पार्टी है जो अपने चाल चरित्र और चेहरे के कारण जानी जाती है, और ये पार्टी किसी की बपौती नहीं है। ये स्टेटमेंट उन्होंने ना जाने कितनी जगह दिया कि ये पार्टी किसी की बपौती नहीं है। ठीक है, ये पार्टी के अंदर से खुद लीडर उभरते हैं और ये पार्टी टैलेंट को ध्यान देती है। टैलेंट को ध्यान देके हर टैलेंटेड आदमी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक अवसर देती है। अब जो पिछले 10 साल में हुआ है उससे गडकरी साहब भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आहत है। और ना केवल गडकरी साहब बल्कि जितने भी बड़े सीनियर लीडर्स हैं सभी आहत हैं, क्योंकि ये सारे वो लीडर्स थे जो अपने टैलेंट के दम पे उभरे थे। अब जो लीडर्स बन रहे हैं वो मक्खन चप्पी के दम पे बढ़ रहे हैं, बटरिंग की अपनी क्वालिटी जो है उनकी उसके दम पे बढ़ रहे हैं। गडकरी साहब, लाल कृष्ण आडवाणी हुए, अटल बिहारी वाजपेयी हुए, ये लोग जो थे, जसवंत सिंह हुए, यशवंत सिन्हा हुए, यू नेम एनी, मतलब नोन लीडर फ्रॉम
बीजेपी है ना, जो 2014 के पहले जाने जाते थे, सुषमा स्वराज, इनमें से किसी के भी बाप दादा राजनीति में नहीं थे। ये लोग अपने दम पे, अपने टैलेंट के भरोसे जो है, अपने क्राउड पुलिंग कैपेसिटी के भरोसे जो है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी के कारण। राजीव भाई मैं 1 मिनट में पूरा बयान दर्शकों को सुना दूं पढ़ के, फिर आपसे चर्चा करूंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर चर्चा में, उन्होंने कहा है कि हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। गडकरी ने कहा सरकार विष कन्या है, जो उसका साथ देता है उसको डुबो देती है। और ये बयान लाडली बहना योजना में दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर दिया। वो नागपुर में विदर्भ आर्थिक विकास परिषद की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा सरकार पर कम निर्भर रहना चाहिए, सरकार किसी भी पार्टी की हो, जिसके साथ जाती है उसको डुबो देती है, सब्सिडी के चक्कर में रहना मत। तो क्या ये इशारा वो 15 लाख रुपए की सब्सिडी है, वो जो घोषणा की गई थी हर खाते में 15 लाख आ जाएंगे, हर होरी पे सिलेंडर मिल जाएगा, सिलेंडर 400 रुपए का मिल जाएगा, हर घर को ऊपर छत मिल जाएगी, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। इशारा तो शायद गडकरी का इन तमाम योजनाओं का था। मोदी जी ने जो बढ़ चढ़ के बातें की हैं, उन बातों की हकीकत क्या है? गडकरी ने एक 3-4 मिनट के भाषण जो वायरल हो रहा है उसमें पूरी कहानी बता दी। क्या ये बिल्कुल बगावत है? ये बिल्कुल तीखे तेवर कह रहे हैं कि मोदी जी अब हरियाणा और कश्मीर के रिजल्ट आए, महाराष्ट्र से पहले बीजेपी में धड़ाम धड़ाम हुआ। क्या मतलब है इस बयान का? देखिए, जो ये रेवड़ी कल्चर हमेशा नरेंद्र मोदी जी करते रहते हैं। गडकरी जी जो हैं, ये वही बता रहे हैं कि भाई रेवड़ी कल्चर तो आपके भी इसमें है, इनडायरेक्टली कटाक्ष कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी सरकार के भरोसे रहिए मत, जो कि एक बहुत बड़ा बयान है अपने खुद की सरकार के ऊपर में। और उसका कारण ये है, जो मैं आपको पहले बता रहा था, कि जितने भी लीडर्स उभरे थे 2014 के पहले, वो सब अपने दम पे उभरे थे, अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज के कारण उभरे थे, अपने क्राउड पुलिंग कैपेसिटी के कारण उभरे थे, जनता को आकर्षित करने की उनकी जो क्षमता थी उसके कारण। अब जो 2014 के बाद से जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक कल्चर डेवलप हुआ है, उसमें किस तरीके के लीडर उभर रहे हैं? अश्विनी वैष्णव कहाँ के लीडर है किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। हरदीप पुरी, फिर उसके बाद में आपके पीयूष गोयल, तो चलो इस बार इलेक्शन लड़ लिए तो समझ में आया, पर वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग सीट से उनको मिला था, गोपाल शेट्टी के साथ, आर के सिंह। मतलब इन्होंने चुन चुन के सारे ऐसे लीडर्स को अपने साथ इकट्ठा किया जिनका कोई आधार नहीं था 2014 के पहले, और इन लोगों के हाथों में पावर दिया। जयशंकर, निर्मला सीतारमन, अभी कहाँ के लीडर है निर्मला सीतारमन? 2014 से जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री में है और डिफेंस और फाइनेंस जैसा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो उन्होंने संभाला है, और उसके बावजूद भी इलेक्शन के ठीक पहले बोलती है कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। जयशंकर जी को देखिए आप। तो मेरा कहना यह है कि जो मोदी जी ने कल्चर ब्रीड किया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, उससे जितने भी ये जननायक, लोकनायक जो लीडर्स हैं, ये काफी ज्यादा नाखुश हैं और असंतुष्ट हैं। और ये सारे असंतुष्ट लोगों का जो जो धुरी जिसके इर्द गिर्द बन रही है, वो है नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी ही शायद एक आगे आने वाले दिनों में धुरी बन सकती है, जो आरएसएस, संजय जोशी, नितिन गडकरी, ये जो त्रिकोण बन रहा है, इस त्रिकोण के इर्द गिर्द जो है ये सारे लीडर जो अंदर से नाखुश हैं, ये लामबंद हो रहे हैं। और ये अंदर ही अंदर बहुत तेजी से चल रहा है संजय जी। मेरी जहां तक जानकारी है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरीके से इनके हाथ से धीरे धीरे पार्टी खिसक रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ से, और रिजल्ट आने के बाद में आपको स्पष्ट रूप से वो नजर आएगा। अब आपका जो दूसरा सवाल है लाडली बहन योजना के ऊपर में, मेरे प्यारे 4PM के दर्शकों, ध्यान से इस बात को सुनो। इस तरीके का एनालिसिस आपको अभी तक कहीं भी विश्लेषण नहीं मिला होगा। लाडली बहन योजना क्या कहता है? लाडली बहन योजना ये कहता है कि 21 साल से लेके 65 साल तक की औरतों को 1,500 रुपए दिए जाएंगे, ऐसी औरतों को जो ऐसे परिवारों में रह रहे हैं जिनकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम है, या 20,000 रुपए प्रति माह या उससे कम है, उनको मिलेगा लाडली बहन योजना का फायदा, अवसर। अब इसके अंदर में टारगेट रखा गया 2.5 करोड़ औरतों को दिया जाएगा।
इसका मतलब है गवर्नमेंट को मालूम है कि 2.5 करोड़ औरतें जो हैं वो ऐसे परिवार में जी रही हैं जिनकी सालाना आय जो है 2.5 लाख से कम है। अमूमन ये माना जाता है, सेंसस ब्यूरो का भी ये मानना है कि एक परिवार में 4 लोग होते हैं, तो 2.5 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आता है? 10 करोड़। आबादी जो है महाराष्ट्र की वो 2011 सेंसस के हिसाब से थी 11.5 करोड़। माना कि पिछले 13 साल में और 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बढ़ गई होगी, तो यानी 13 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोग ऐसे परिवारों में जी रहे हैं इस राज्य में जिनकी सालाना आमदनी जो है वो 2.5 लाख से कम है। तो आप ये समझ लीजिए कि 70% आबादी जो है वो जी रही है ऐसे परिवार में जो 2.5 लाख से कम कमा रहे हैं। ये हाल है उस राज्य का जो इंडिया का सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सशक्त राज्य माना जाता है या सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट माना जाता है। तो इससे दो चीजें, या तो ये डाटा गलत है, ठीक है, इस डाटा में कहीं कुछ गलती है, या फिर इसके अंदर में आप ये समझ लीजिए कि कोई बहुत बड़ा स्कैंडल हो रहा है, ठीक है। या जो इन दोनों चीजों से शर्मनाक चीज है वो ये है कि इस राज्य को कहां पिछले 10 सालों में देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जी लेके गए। जो राज्य सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य है पूरे भारतवर्ष में, उसके अंदर में 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 13 करोड़ में से जो 2.5 लाख से कम आबादी कम सालाना आय वाले परिवार में जी रहे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति कुछ और नहीं हो सकती। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों नहीं कांग्रेस, क्यों नहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना, क्यों नहीं शरद पवार एनसीपी या आम आदमी पार्टी इस प्रश्न को उठा रहा है कि साहब 10 करोड़ लोग यदि 2.5 लाख से कम सालाना तनख्वाह वाले परिवार में जी रहे हैं तो कंजम्पशन क्या होगा, कैसे ये राज्य नंबर 1 बना रहेगा। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रश्न जो है इस सरकार ने ये लाडली बहन योजना लाके अपने ऊपर ही खड़ा कर दिया है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में हर चीज सामने आ जाती है। गडकरी का बयान ये देखते देखते वायरल हो गया। कौन सी चीज क्या वायरल हो जाए, मैं सुबह देख रहा था, अचानक ट्विटर पे नजर पड़ी तो पता लगा कि संजय शर्मा 4 PM ये ट्रेंड चल रहा है और देश में दूसरे नंबर पर ट्रेंड चल रहा है। मैं हैरान कि ट्विटर पे अब तो एक्स हो गया, एक्स पे 4 PM ट्रेंड करेगा, ये सोचा नहीं था। मैंने देखा इतने सुंदर सुंदर सैकड़ों हजारों कमेंट में, उन सबका हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने 4 PM पे भरोसा जताया, और मैं उन सभी दर्शकों का हाथ जोड़ के भरोसा अभिवादन करता हूं जिनके कारण 4 PM इस महीने भी देश में नंबर 1 आया। लगभग 9-10 महीने हो गए हैं, एक महीना छोड़ दीजिए, हर महीने 4 PM नंबर 1 पर आ रहा है। तो ये सब आप दर्शकों का प्यार है, हमारा भरोसा है। राजीव जी, आप तो बड़ा ये बिजनेस की दुनिया में एक्सपर्ट आदमी हो, हमने तो बिल्कुल 0 सन्नाटा है, हमें बिजनेस की रिपोर्टिंग नहीं आती ईमानदारी से, लेकिन आपने तो बड़ा एनालिसिस करते हो, बिजनेस की रिपोर्ट बनाते हो। ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को भी यकीन नहीं होता। मतलब मैं तो चैनल चला रहा हूँ लेकिन मेरे को यकीन नहीं होता कि 9-10 महीने देश में लगातार नंबर 1 बना रहना, ट्विटर पे ट्रेंड करना, हजारों ट्वीट ये करना कि यार 4 PM सबसे भरोसे वाला है। ये सब कैसे हो जाता है, आपको आइडिया है कुछ? देखिए संजय जी, आपका जो ब्रांड है 4 PM, ठीक है, कोई भी चीज नंबर 1 इतने लगातार महीने नहीं रह सकती, वो भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी और इवॉल्विंग फील्ड में। मीडिया जो है ये एक ऐसी चीज है जो बड़ी मतलब बहुत ही वोलेटाइल है, स्थिरता इसमें कम है। आज कोई और है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा, ऐसा चलता रहा है। पर जो आपने पिछले 1 साल में कंसिस्टेंसी मेंटेन की है वो ये शो करता है कि आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड किया जिसमें लोगों का विश्वास है। लोग आपके अंदर विश्वास जो है वो ये नंबर 1 रैंकिंग देके जो है वो उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि नंबर 1 रैंकिंग क्यों आ रहा है, लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली संजय जी, जब मैं तो 20 अप्रैल से शायद आपके साथ जुड़ा हूं, है ना, इसी साल इलेक्शन फर्स्ट फेज का जिस दिन इलेक्शन हुआ था उसी टाइम से हम लोग शायद जुड़े हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि 20 अप्रैल से लेके अभी आज 1 अक्टूबर हो गया है, मैं कंसिस्टेंटली देख रहा हूं 4 PM जितने न्यूज ब्रेक करता है, जितने ब्रेकिंग न्यूज देता है यूट्यूब पे, ऐसा कोई दूसरा चैनल नहीं देता है। इस 20 अप्रैल के पहले तक तो मैं बहुत सारे चैनल्स पे जाता था, सारे चैनल जो हैं सिर्फ और सिर्फ राय मांगते थे, जिसको लोग विश्लेषण बोलते हैं हिंदी में,
परंतु वहां पे राय दी जाती थी। 4 PM एक ऐसा चैनल है जहां पे राय सिर्फ नहीं मिल रही, आपको विश्लेषण नहीं मिल रहा, आपको उसके साथ में ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। हमने ना जाने आधी दर्जन तो मैंने ब्रेकिंग न्यूज दी है आपको, और इसके अलावा ना जाने और कितने रिपोर्टर्स जो हैं जो आपके अलग अलग राज्यों में हैं, उन्होंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दिया जो कहीं भी नहीं छपा, और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स ने और न्यूज़पेपर्स ने उनको फॉलो किया उन न्यूज को। तो ये ब्रेकिंग न्यूज देना, एक ऐसी चीज देना जिसको बाकी मीडिया जो है फॉलो करने लगे, वो एक विश्वसनीयता आपके अंदर में 4 PM के अंदर में जो है वो जनता जो है अपना फेथ रिपोज करती है। और इस बात को समझिए संजय जी, इस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जितने भी बाकी लोग हैं, जितने भी चैनल चला रहे हैं, इनके ऊपर में जो भी विश्लेषण देने वाले लोग आते हैं, वो या तो रिटायर्ड लोग हैं या अपनी फील्ड से निकल चुके लोग हैं। वो ऑन द फील्ड डे टू डे टच में नहीं है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, बट आपके चैनल पे यदि आप मुझे बुला रहे हैं तो आज मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बना हुआ हूं, तो मेरी कॉन्सिस्टेंटली मेरी जो न्यूज का जो इकोसिस्टम है उसके साथ में मैं टच में हूं। परंतु बाकी जो लोग हैं वो जो न्यूज ब्रेक होती है उसका सिर्फ विश्लेषण करते हैं। आप जो है आप ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हो, यही आपकी सबसे बड़ी विशेषता है। और देखिए संजय जोशी रिसेंट एग्जांपल है, हम लोगों ने संजय जोशी दिखाया, उसके बाद में ना जाने आधे दर्जन चैनलों ने उसको फॉलो किया यूट्यूब पे, और उसके बाद में जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में आना शुरू हुआ। आपने देखा आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई पिछले कुछ दिनों में, 2 हफ्तों में, परंतु उन साजिशों का भी इस नंबर पे कोई इंपैक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसका रीजन ये है कि जनता का आपके ऊपर में ट्रस्ट है। कुछ लोगों ने छोड़ा चैनल, कुछ सब्सक्राइबर्स ने भी चैनल को अनसब्सक्राइब किया, परंतु अधिकतर जो जनता है, जो मेजॉरिटी जो आपके व्यूअर्स हैं, वो आज भी आप पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि आप जो है ना केवल विश्लेषण उनको दिखा रहे हैं, बल्कि आप एक एजेंडा सेट कर रहे हैं, एक न्यूज सेट कर रहे हैं, और लोग जो है आपको फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सत्ता के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के देख के बात करने वाला यदि कोई सबसे पुराना पत्रकार है आज इस यूट्यूब पे, तो उसका नाम है संजय शर्मा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, परंतु मुझे पता है एक और बहुत सारे दर्शकों को भी आपने बताया कई बार, आपने जितने आक्रमण झेले हैं राज्य सरकार के, शायद ही किसी और जर्नलिस्ट ने, किसी और रिपोर्टर ने वहां पे उत्तर प्रदेश में झेले होंगे। एक बार नहीं, कई बार हुआ आपके साथ में। यूजुअली पत्रकारों के साथ में क्या होता है, एक बार लिया, उठा के जेल के अंदर डाल दिया, ठीक है, थोड़े दिन जेल में रहे, बाहर आ गए। परंतु आर्थिक रूप से कमजोर करना, रोज डराना, रोज आपके पीछे जो है पुलिस की गाड़ियों को घुमाना, आपके बच्चों पे, आपके परिवारों पे निगाहें रखना, एक टैसिट वे में आपको एक वेल थ्रेट देना, एक जो है आपको हमेशा एक डर का, भय का एहसास दिलाते रहना कि हम तुम्हारे ऊपर नजर रखे संजय शर्मा, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। ये सारी चीजों को भी नजरअंदाज करते हुए, जो आंखों में आंखें डाल के जो अभी तक आपने अपने झंडे गाड़े हैं, वो ही चीज आपको नंबर 1 बनाती है संजय जी। और कितने भी लोग कितनी भी बातें करें, जब तक न्यूज ब्रेक करते रहेंगे हम लोग 4 PM पे, जब तक हम लोग विश्लेषण करते रहेंगे सच्चाई के साथ में, जब तक हम सत्य के साथ खड़े हैं, जनता के साथ खड़े हैं और सरकार को प्रश्न पूछ रहे हैं, तब तक हम नंबर 1 बने रहेंगे संजय जी। जी, ये तो खैर होता ही है कि अगर आप लगातार आप बात करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं, सिद्धांतों पे टिके रहते हैं, तो आपको सच्चाई तो सामने आई जाती है। कोई, मैंने तो एक वो शेर भी पिछले दिनों वायरल मैसेज भेजा था, जब नंबर 1 की रिपोर्ट आई थी, उसमें था कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता, बड़ा सम्मान करता। तो वही ठीक है, वो थैंक्स है आलोचक। और हम तो देख रहे थे सोशल ब्रेड की साइट की, हमारा एक भी दिन सब्सक्राइबर के मामले में ग्राफ नीचे नहीं आया। बड़े बड़े हैं, एक भी दिन, नॉट ए सिंगल डे, एक भी दिन ग्राफ नहीं आया। तो वही भरोसा है, और मैं जान लगा दूंगा इस भरोसे को ऐसी विश्वास में कायम रखने के लिए। खैर, मुद्दे से भटक गए। हम लोग बात कर रहे थे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में चुनाव सिर पर है, नवंबर तक सरकार बननी है। इनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश की तरह लाडली बहन योजना ले आएंगे, और वो लाडली बहन योजना कमाल कर देगी, महाराष्ट्र में क्रांति कर देगी। गडकरी की अगर यही तेवर बने रहे, गडकरी ने यही संदेश देते रहे, तो बैंड बच जाएगी सरकार की, बीजेपी के वहां पर। नहीं, देखिए, सिर्फ गडकरी जी के संदेश देने की बात नहीं है संजय जी, बहुत सारे लोग अब आपस में बातें कर रहे हैं।
आप ये समझिए महाराष्ट्र के ऊपर में 6 लाख करोड़ के आसपास का कर्जा है। आप ये देखिए, यदि 2.5 करोड़ औरतों को हर महीने आप 1,500 रुपए दे रहे हो तो कितना हुआ? 2.5 करोड़ 2500, 3750 करोड़, 3700 करोड़ के आसपास में होता है। और आप जो है यदि इसको 25 और 12 37.5 तो 3,750 करोड़ रुपए का हर महीने जो है सरकार की बैलेंस शीट पे जो है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये कोई एक कम अमाउंट नहीं है। और आप इसको जो है मल्टीप्लाई कीजिए 12 महीने से, ठीक है, तो आप ये समझेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि भाई ये जो असर जो है ये 40,000 करोड़ के आसपास जाता है। 40,000 करोड़ के आसपास में इसका असर पड़ने वाला है। तो एक तरफ तो आप इंटरेस्ट पेमेंट इतना ज्यादा कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ आप 40,000 करोड़ सिर्फ लाडली बहन पे दे दोगे, तो बाकी लोगों के लिए क्या? ये तो प्योर ब्राइट दिख रहा है। ये तो आप औरतों का वोट जो है इसको खरीदने की कोशिश कर रहे हो, और ये सस्टेनेबल नहीं है, ये फिस्कली सस्टेनेबल नहीं है। महाराष्ट्र आज कर्ज के दुष्चक्र में फंस चुका है, ठीक है, और महाराष्ट्र के सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को उठा के गुजरात लेके जो है वो हमारे अमित शाह जी और मोदी जी जो है वो लेके जा चुके हैं। तो आप चुकाओगे कैसे कर्जा? और इस तरीके की योजनाओं को आप दोगे तो कब तक उसको सस्टेन करोगे? लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि आप हमें पैसा दिखाइए, कहां से पैसा आएगा इस परियोजना को 5 साल तक सस्टेन करने के लिए। आप ये 3-4 महीने देके, ब्राइब देके आप हमारे वोट को मत खरीदिए। आप तो हमें ये बताइए कि आप अगले आने वाले 5 साल तक इस परियोजना को कैसे सस्टेन करके रख सकते हैं। और इसका जवाब इस सरकार के पास में नहीं है। यानी ये सरकार एक्सपोज हो चुकी है, एक्सपोज हो गई है। आप देखिए 2.5 करोड़ मल्टीप्लाई में 1500 आप कीजिए तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना बड़ा अमाउंट जो है वो जा रहा है सरकार के एक्सचेकर से। तो वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए, पुलिस फोर्स बढ़ाने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं बच रहे सरकार के पास में, क्योंकि 40 से 45,000 करोड़ ऋण में चला जा रहा है, यानी इंटरेस्ट पेमेंट में चला जा रहा है, और आपका लगभग उतना ही अमाउंट लाडली बहन पे चला जा रहा है। तो 1 लाख करोड़ रुपए तो आपके ऐसे निकल जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन में से। तो आप बाकी चीजें का, आपको वेतन देना है कर्मचारियों को, तो वो कहां से? आप वेतन को अगर निकाल दोगे तो उसके बाद में ठन गोपाल सरकार के पैसे नहीं है वेतन और पेंशन देने के बाद में। तो इसीलिए लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं। मुझे दुख ये है कि क्यों नहीं इस बात को जो है बहुत ही तीव्र रूप से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो क्यों नहीं लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट कर रही है कि शो मी द मनी, पैसा मुझे दिखाओ, कहां से ये 5 साल सस्टेन करने के लिए आप लाडली बहन योजना को सस्टेन करने के लिए पैसा लेके आओगे। ये यदि विपक्षी दल स्ट्रांगली उठाएंगे तो ये मुद्दा उल्टा हो जाएगा। जो अभी दिख रहा है कि बीजेपी के फेवर में जा सकता है, ये बीजेपी के विपरीत भी जा सकता है, क्योंकि तब ये प्रूव हो जाएगा कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए लाई गई है और ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। एक तरफ छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने का मुद्दा अभी भूले नहीं है लोग कि शिवाजी भगवान है महाराष्ट्र में, और उनकी मूर्ति गिरने के भ्रष्टाचार जो है उसकी एक के बाद एक कड़ियों की चर्चा हो रही है। उस पर लोग समझ रहे हैं कि तुम अब जब चुनाव में 1 महीने रह गए तो आपको याद है कि गाय भी हमारी राजमाता है। क्या महाराष्ट्र की जनता को नेता इतना मूर्ख समझते हैं कि 1 महीने पहले ऐसे संवेदनशील मुद्दे लाएंगे, हिंदू मुसलमान की लाइन वाले मुद्दे आएंगे और जनता भूल जाएगी, जनता कहेगी हाँ बड़ा बढ़िया भाई गाय राजमाता हो गई, अब हम वोट देंगे बीजेपी को। ऐसा भी होता है क्या? ये जनता को मूर्ख नहीं, है अपनी मूर्खता जनता को बता रहे हैं। इनको हाँ, ये नहीं मालूम है कि जनता इनके ऊपर में कितना हंस रही है। दे हैव बिकम ए लाफिंग स्टॉक इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ये समझ रहे हैं। देखो, अपने आप को ज्यादा होशियार समझने इसमें कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों को जब आप बेवकूफ समझने लगते हो तभी आप गलतियां करते हो, और ये वही गलतियां कर रहे हैं अभी। ठीक है, ये इस तरीके की चीजें इलेक्शन के पहले आप लाके सिर्फ और सिर्फ आपकी बौद्धिक अक्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बौद्धिक रूप से आप कितने कमजोर हैं इसको आप प्रदर्शित कर रहे हैं। आपका बौद्धिक स्तर जो है इसी से पता चल रहा है। देखिए संजय जी, इस इलेक्शन में जो 2-3 बड़े मुद्दे हैं उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का। बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में ही बढ़ रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का, जो अगेन इनडायरेक्टली
एम्प्लॉयमेंट से ही जुड़ा है। भाई आरक्षण क्यों चाहिए आपको? आरक्षण जॉब के लिए तो चाहिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, राइट? तो ये भी इनडायरेक्टली जो है आके एम्प्लॉयमेंट से जुड़ता है। तीसरा बड़ा जो कारण है वो ये है कि मिडिल क्लास और एजुकेटेड क्लास जो महाराष्ट्र का है, ये समझ गया है कि महाराष्ट्र के ऊपर में लाके गुजरात को थोपा जा रहा है। जबरदस्ती जो है वो गुजरात को जो है हावी बनाया जा रहा है महाराष्ट्र के ऊपर में। गुजरात के सारे प्रोजेक्ट्स जो है, महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स जो है धीरे धीरे करके गुजरात लेके जाया जा रहा है और गुजरात को ठेंगा दिखाया जा रहा है। तो ये सब एक ऐसी चीजें हैं जिससे जनमानस यहाँ का पहले ही मन बना चुका है, वो आक्रोश में है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, इस आक्रोश को कम करना, सबड्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है। और उसी का परिणाम है कि आप लाडली बहन योजना जैसी योजना ला रहे हो, जहां पर जो औरतें हैं उनको आप कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी अपनी तरफ खींचे। पूरे नागपुर में देखिए देवेंद्र फडणवीस का जो है वो पोस्टर, बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो है वो टंगे हैं देवा भाऊ करके, और उसमें औरतें जो है देवा भाऊ यानी ब्रदर, भाई। तो अब देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ हो गए, ठीक है। और देवा भाऊ जो है वो अपनी बहनों को जो है मतलब उनके समृद्धि के लिए 1,500 रुपए का चेक दे रहे हैं। इस तरीके से एडवर्टीजमेंट जो है, इस तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है। अब आप ये समझिए कि देश का प्रधानमंत्री एक तरफ सारे विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को कोसता है दिन रात कि रेवड़ी बांट रहे। अभी इनसे सवाल पूछा जाए कि एक ऐसा राज्य जिसके ऊपर में लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा है, वहां पे आप 1,500 रुपए मंथली देके आप रेवड़ी नहीं बांट रहे हो, तो आप क्या बांट रहे हो भाई? ये इसको क्या नाम दिया जाए? जी बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी गुलखिलाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने हमें समय दिया, आभार, थैंक यू। तो ये थे राजीव रंजन जी, और आपने सुना क्या बेबाक तरीके से बातचीत कर रहे थे। मुझको लगता है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।